नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बता। रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। हरियाणा आज अपना 56वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेशवासियों को हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के 7 साल की उपलब्धियां भी बताई। सीएम ने कहा कि 2014 के बाद से हमारी सरकार आने पर हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। सीएम ने कहा, हमारी सरकार ने लोकतंत्र को मजबूत बनाया है और शिक्षित लोगों के लिए सरकार ने सक्षम योजना चलाई है। वहीं इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा कि आज हरियाणा कई क्षेत्रों में नंबर 1 पर है और 2014 के प्रदेश की जीडीपी में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बीते 7 सालों में 67 नए कॉलेज और 13 नई यूनिवर्सिटी बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में पढ़ी लिखी पंचायतें दी हैं। वहीं चंडीगढ़ में सोनीपत के किसानों ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने इस मौके पर किसानों की समस्याओं का समाधान किया। वहीं सीएम ने बिजली के उचित प्रबंध के साथ साथ जल्द गिरदावरी करवाने और ड्रेनों की सफाई के भी निर्देश दिए। 6 नवंबर को झरोटी समेत कई गांवों में सीएम जनसभा करेंगे और इसी के साथ ही खराब फसलों का भी जायजा लेंगे। सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला में हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम का आयोजन सेक्टर 5 के ऑडिटोरियम में किया गया। कार्यक्रम में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा रविवार को झज्जर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की, जिसमें झज्जर से विधायक गीता बुक्कल, बादली से विधायक कुलदीप वत्स समेत पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान दीपेंद्र सिंह हुड्डा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आए और बीजेपी सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। उधर दिल्ली बॉर्डर खुलने की खबरों पर बोलते हुए किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सरकार को चेतावनी दी और कहा कि सरकार किसानों के साथ छेड़छाड़ न करे। इस दौरान किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने यह भी कहा कि अगर सरकार किसानों के साथ छेड़छाड़ करती है तो दिवाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर मनाएंगे। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल लोहारू के दौरे पर रहे। इस दौरान कृषि मंत्री ने किसानों की समस्याएं सुनी और मौके पर समाधान के निर्देश दिए। वहीं जेपी दलाल ने कहा कि क्षेत्र के किसान के प्रत्येक खेत को नहरी पानी उपलब्ध करवाने के लिए हल्के के सिवानी केनाल के सभी सिस्टम को 31 मार्च से पहले दुरुस्त किया जाएगा। इस कार्य के लिए सरकार द्वारा 52 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। 22 करोड़ रुपए की लागत से सिवानी केनाल के पानी की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी पंप हाउसों में 2 फीडरों की बिजली पहुंचाई जाएगी ताकि 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो सके और किसान के प्रत्येक खेत को पानी मिल सके। वहीं उन्होंने पंप हाउस का भी जायजा लिया और 50 से 60 करोड़ का एस्टीमेट बनाने के निर्देश दिए ताकि पंप हाउसों को दुरुस्त करवाया जा सके। वहीं ऐलनाबाद उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न होने के बाद मतगणना की तैयारियां शुरू हो गई है। मतगणना बनाला रोड स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के लो भवन में होगी, जहां पर ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को 3 लेयर सुरक्षा में स्ट्रांग रूप में सील किया जाएगा। वहीं डीएसपी राजेश चेची ने बताया कि मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और मतगणना को 2 नवंबर को सुबह 8 बजे शुरू किया जाएगा। वहीं दिवाली से पहले पेट्रोलियम कंपनियों ने महंगाई का बड़ा झटका दिया है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 264 रुपए की भारी बढ़त हुई है। इस बढ़त के साथ अब दिल्ली में 19.2 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 2000.5 रुपए का हो गया है। वहीं सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद रेस्टोरेंट का खाना काफी महंगा हो जाएगा। पहले ही सब्जियों के दाम और सरसों के तेल की आसमान छूती कीमत की वजह से रेस्टोरेंट वाले परेशान हैं।
वहीं देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अगर बात की जाए तो कच्चा तेल उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बीच देश भर में तेल के भाव पर महंगाई की मार जारी है। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही हैं। एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के रेट में 35-35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। उधर इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। वहीं इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 109 के पार पहुंच गए हैं। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 109.69 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल 98.42 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। बता दें कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश समेत कई जगहों पर डीजल 100 रुपए प्रति लीटर के पार बिक रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ने से देश में भी पेट्रोल और डीजल की कीमत अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। उधर हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में उतार चढ़ाव देखा गया है। बीते दिन प्रदेश में कोरोना के 11 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसमें से 7 कोरोना मरीजों की पहचान गुरुग्राम से हुई है। वहीं कोरोना को पूरी तरह से खत्म करने के लिए स्वास्थ्य विभाग वैक्सीनेशन पर जोर दे रहा है। बीते दिन में 25,477 कोरोना डोज दिए गए। उधर त्योहारों पर रेलगाड़ियों में सफर करने वाले यात्रियों को रेल प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। दरअसल रेलवे ने इस मौके पर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। छठ पूजा पर रेलवे प्रशासन ने 6 पेयर स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है, जिससे यात्रियों को राहत मिल सकेगी। इन 3 पेयर में से 1 पेयर अंबाला से होकर गुजरेगा। पलवल के नागरिक अस्पताल में ऑपरेशन के नाम पर मरीजों से वसूली करने का मामला सामने आया। दरअसल अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारकों और बीपीएल परिवारों से भी पैसे लेकर इलाज किया जा रहा है। दरअसल मरीजों का आरोप यह है कि इसमें अस्पताल की चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से लेकर ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर तक शामिल है और अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। उधर सोनीपत के पलड़ा गांव के पास एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला। दरअसल तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने फुटपाथ पर चल रहे 2 छात्रों को कुचल दिया। इस हादसे में दोनों छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों के शवों को कब्जे में लिया गया और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया गया। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद से ट्रैक्टर चालक फरार है। पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर जाखल में किसान डीएपी खाद न मिलने से परेशान है। कई दिनों से दुकानों के चक्कर काट रहे हैं और किसानों ने मार्केट कमेटी के परिसर में धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन से खाद आपूर्ति करने की मांग की। वहीं संबंधित विभाग के अधिकारियों का कहना है कि किसानों के लिए डीएपी उपलब्ध करवाने के लिए विभागीय अधिकारियों को डिमांड भेजी जा चुकी है। होडल नेशनल हाईवे नंबर 19 पर खाद न मिलने को लेकर किसानों ने जाम लगा दिया। दरअसल जाम के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। त्योहारों को लेकर हरियाणा खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट मोड पर है। दरअसल विभाग की तरफ से मिलावटखोरों पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। वहीं कुरुक्षेत्र में भी विभाग की टीम ने गुप्त सूचना पर मोहन नगर स्थित एक रसगुल्ला फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां रसगुल्ले में मरी हुई मक्खियां मिलने पर 1 क्विंटल रसगुल्ले के मौके पर ही नष्ट करवाया गया। वहीं इसी मामले को लेकर अधिकारियों ने रसगुल्ला, गुलाब जामुन और खोए के 3 सैंपल लेकर चंडीगढ़ जांच के लिए भेजे। वहीं इससे पहले भी विभाग द्वारा छापेमारियों में 20 सैंपलों में से 6 सैंपल तय मानकों पर खरे नहीं उतरे। साइबर सिटी गुरुग्राम में खुले में नमाज का मुद्दा गरमाता जा रहा है। इसी के चलते रविवार को हिंदू संघर्ष समिति ने विवादित स्थल पर गोवर्धन पूजा करने का ऐलान किया। संगठन के इस ऐलान के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गुरुग्राम के डीसी को एक लिखित शिकायत देकर नमाज के लिए जगह देने की मांग की है।
उधर फतेहाबाद रोड से भरपूर गांव तक लाखों रुपए की लागत से सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसी के चलते ग्रामीणों ने ये आरोप लगाया कि ठेकेदार द्वारा सड़क बनाने से पहले ना तो मिट्टी की सफाई की गई और न ही रोड पर पड़े पराली को उठाया गया। उधर ग्रामीणों ने इसकी शिकायत उपमंडल अधिकारी को दी, जिसके बाद उपमंडल अधिकारी ने कनिष्ठ अभियंता को मौके पर पहुंचकर कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं झज्जर में एनसीआर क्षेत्र के एजीएम ने ईंट भट्टा एसोसिएशन के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग की अध्यक्षता झज्जर जिला भट्टा एसोसिएशन के प्रधान विनोद कुलिया ने की। दरअसल बैठक में बताया गया कि भट्टा वालों को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई थी उसे भट्टा एसोसिएशन पूरा करवा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी भट्टे खोलने की अनुमति नहीं मिली है। एनसीआर एसोसिएशन के प्रधान सुरेंद्र चौहान ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में 3000 ईंट के भट्टे हैं। ऐसे में अगर ईंट भट्टे नहीं खोले जाते तो सैकड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उधर सोनीपत में ओलावृष्टि और बारिश के चलते किसानों की कई एकड़ फसल खराब हो गई है। फसल के मुआवजे की मांग को लेकर खरखोदा विधानसभा के लोगों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। इस दौरान किसानों ने सीएम को 6 नवंबर को क्षेत्र में आने का न्योता दिया। मुख्यमंत्री ने किसानों का न्योता स्वीकार किया और अधिकारियों को फसल का निरीक्षण करने और 3 दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। उधर गोहाना में 25 अक्टूबर को एक व्यापारी ने कर्ज के चलते जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मामले में अब मृतक का सुसाइड नोट सामने आया है। दरअसल व्यापारी ने फाइनेंसियर पर मनमाने पैसे वसूलने का आरोप लगाया था। सुसाइड नोट और परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले में 9 फाइनेंसरों को गिरफ्तार भी कर लिया है और इसी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। गोहाना के बरोदा गांव से प्रशासन की लापरवाही की तस्वीरें सामने आई। इस गांव में लोगों को शमशान घाट जाने के लिए बरसात के भरे गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। गांव के लोगों ने कई बार प्रशासन से पानी के लिए निकासी के लिए गुहार लगाई, लेकिन अभी तक समस्या जैसी की तैसी बनी हुई है। दिवाली के त्योहार से पहले करनाल के बाजारों में लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है, जिसके चलते दुकानदारों और रेहड़ी फड़ी वालों को खुशी देखने को मिली। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया, जहां यमुनानगर जिला मुख्यालय पर पुलिस विभाग की ओर से पुलिस कर्मियों को एकता और अखंडता की शपथ दिलवाई गई। उधर सोहना की अनाज मंडी में अवैध रूप से दुकानों पर पटाखे बेचे जा रहे हैं, जहां अवैध रूप से दुकानें लगाई गई जिन पर खुलेआम बिक्री हो रही है। वहीं इस मामले पर सोहना सिटी थाना प्रभारी बोलने से बचते दिखे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खुलेआम आतिशबाजी की बिक्री पुलिस और प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। गोहाना के बस डिपो पर नशे में धुत एक युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया, जिसके बाद रोडवेज के कर्मचारियों ने उस पर युवक की पिटाई कर दी। आपको बता दें, नशे में धुत युवक ने बस में गाली गलौज की और फिर रोडवेज के कर्मचारियों के सिर में चोट मार दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई।
और पुलिस ने मामले की जांच करते हुए युवक को हिरासत में ले लिया। पलवल जिला पुलिस कप्तान राजेश दुग्गल ने त्योहारी सीजन को देखते हुए जिला पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि त्योहार नजदीक है, ऐसे में पटाखे बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है और अगर कोई पटाखे बेचता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिला पुलिस पूरी तरह से चाक चौबंद है। त्योहार के मद्देनजर जिले के तमाम महत्वपूर्ण स्थलों और छोटे बड़े मोहल्लों गांवों में पुलिस निरंतर गश्त पर रहेगी। इसी के साथ ही किसी तरह की कोई आपराधिक और अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हरियाणा के जिले करनाल में प्रदेश भर से बर्खास्त और छटनी के नाम पर निकाले गए कर्मचारी इकट्ठा हुए। उन्होंने पार्क से लेकर सचिवालय तक प्रदर्शन किया और यहां पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बातचीत के बाद बताया कि वो 8 नवंबर को सीएम से मुलाकात करेंगे। सोहना में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जो लोगों के साथ धोखाधड़ी करते थे। दरअसल पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, दोनों अमेजोन से सामान खरीदे, असली सामान को निकालकर उस सामान के स्थान पर डमी सामान रखकर लोगों के साथ ठगी किया करते थे, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। इंद्री हल्के के गांव गुड़ा में पिछले 10 दिनों से लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है। ग्रामीणों का ये कहना है कि गंदा पानी पीने से गांव के लोग बीमार पड़ रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इस मामले की शिकायत कई बार की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं इस मामले पर जेई का ये कहना है कि गांव के लोगों ने अवैध रूप से कनेक्शन कर रहे हैं। उधर करनाल में तरावड़ी के पास नहर में एटीएम मशीन मिली। ये एटीएम मशीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। उधर राजधानी दिल्ली में आज से सभी कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। वहीं कई स्कूलों ने त्योहार की छुट्टियों के बाद स्कूल खोले जाने का फैसला किया है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत पर कथित जश्न को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रवैया अपनाया है। इस मामले में कई लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 टूक कहा कि यदि भारत का खाकर पाकिस्तान का कोई गुण गाता है तो उसके साथ वही हश्र होगा जो सेना करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को इटली के रोम में G20 समिट में हिस्सा लिया। इस दौरान समिट के दौरान पीएम मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति से गर्मजोशी से मुलाकात हुई। वहीं G20 के सत्र को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई का जिक्र किया। उन्होंने महामारी जंग को लेकर मंत्र देते हुए कहा कि वन अर्थ वन हेल्थ से जीत हासिल होगी। वहीं रोम में पीएम मोदी की बैठक को लेकर जानकारी देते हुए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि पीएम मोदी ने G20 देशों को भारत के आर्थिक सुधार और सप्लाई चेन में अपना भागीदार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। पहले सत्र में पीएम मोदी ने वैश्विक ऊर्जा संकट का भी मुद्दा उठाया। हालांकि G20 की पहली बैठक स्वास्थ्य मुद्दों पर केंद्रित थी। विदेश सचिव ने बताया कि पीएम मोदी रविवार को भी रोम में सप्लाई चेन रेसिलियंस पर आयोजित एक कार्यक्रम समेत कई अन्य बैठकों में हिस्सा लेंगे। वहीं पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन से इतर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने पारस्परिक वैश्विक हितों के कई मुद्दों पर सार्थक चर्चा की। इस मुलाकात के बारे में मैक्रों ने हिंदी में ट्वीट कर जानकारी दी। ट्वीट में मैक्रों ने लिखा, हम भारत के साथ पर्यावरण, स्वास्थ्य और नव परिवर्तन के लिए समान महत्वाकांक्षाओं को साझा करते हैं। हम ठोस परिणामों की दिशा में मिलकर काम करना जारी रखेंगे। इसी के साथ ही इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के पीएम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर सार्थक चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को ईसाई धर्म के सर्वोच्च गुरु पोप फ्रांसिस से वेटिकन सिटी में मुलाकात की। पीएम नरेंद्र मोदी ने पोप फ्रांसिस को भारत यात्रा के लिए निमंत्रण भी दिया।
पीएम मोदी की पोप फ्रांसिस के साथ 20 मिनट के लिए मुलाकात का कार्यक्रम रहा, लेकिन दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। दोनों ने पर्यावरण के बचाव और गरीब को दूर करने के उपाय पर चर्चा की। उधर अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान पर बड़ा आरोप लगाया। सालेह के मुताबिक शादी में गाना बजाने को लेकर तालिबान के लड़ाकों ने 13 लोगों को मार गिराया है। वहीं सालेह ने ट्वीट कर लिखा है कि नांगरहार में तालिबान के लड़ाकों ने 13 लोगों को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो शादी में गाना बजा रहे थे। T20 वर्ल्ड कप में भारत को लगातार दूसरी हार झेलनी पड़ी है। दरअसल पाकिस्तान के बाद टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा। वहीं टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 7 विकेट पर 110 रनों का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में न्यूजीलैंड ने 13.4 ओवरों में 2 विकेट खोकर 111 रन बनाए हैं। न्यूजीलैंड से हारने के बाद भारत का सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल हो गया है। आने वाले मैचों में टीम इंडिया को कोई चमत्कार ही प्लेऑफ में पहुंचा सकता है। वहीं कप्तान विराट कोहली ने हार के बाद बल्लेबाजों पर हार का ठिकरा फोड़ा। कोहली ने कहा कि हमने बहादुरी के साथ बल्लेबाजी नहीं की। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।